बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं केपीके में एसएसटी की जो सीट्स हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। ये सीट्स जो हैं वो 4 कैटेगरीज में अनाउंस होगी। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, जर्नल और आईटी की। तो इसलिए उसी की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन ने जो उसका नए सेशन है वो स्टार्ट किए हुए हैं। इसको सेशंस को पहले लॉन्च करने का मकसद यही है कि इससे पहले जब केपीके में स्कूल टीचर्स की जॉब्स आई थी, जैसे डीएम की, अरबी टीचर की और बाकी जो पीईटी वगैरह की, जिसका टेस्ट ईटा ने लिया था, तो उसमें जो कैंडिडेट थे उनका कुछ डिवीजन्स में टेस्ट बहुत जल्दी हो गया था, जिसकी वजह से जो उसके कैंडिडेट थे उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका तैयारी का। तो इसलिए अगर आप एसएसटी की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी से सेशंस को ज्वाइन करें, अभी से तैयारी शुरू करें, ताकि जब ये सीट्स अनाउंस हो तो आप ऑलरेडी फुली प्रिपेयर्ड हो और अपना ये टेस्ट जो है उसको क्रैक करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। इससे पहले हमने फिजिक्स की जो ग्रेड 9 की जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज से हम ग्रेड 10 के जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पेड सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर्स हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा एमके प्रिपरेशन का चैनल जो वो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको तमाम जॉब्स की पूरे पाकिस्तान में जो जॉब्स आती है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में। तो इससे पहले हम जो प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं मोशंस की, जो लीनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन है उसके बारे में। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर, सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? एक ऐसी मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन, अपनी सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो, उससे आगे पीछे मूव करता है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम है, तो पेंडुलम अपनी एक सेंट्रल पोजीशन से आगे पीछे मूव करता है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, दोनों सेम मीनिंग के साथ आते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जब भी आप ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ टर्म्स है उस ऑसिलेटरी मोशन के साथ, उन टर्म्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन इज द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से फोर्थ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब इनके साथ जो चीजें एसोसिएटेड, सबसे पहले इसमें आ जाता है साइकिल या वाइब्रेशन। अब साइकिल या वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन और साइकिल। फॉर एग्जांपल, ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है और यहाँ से वो घूमकर इस पोजीशन तक ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर साइकिल की बात करें तो अगर हम इस पेंडुलम को यहाँ से उठाएं, वो यहाँ तक जाएगा और फिर घूमकर यहाँ आएगा और वापस इस जगह पर जब पहुंचेगा, इसको हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो इसको हम कंप्लीट साइकिल या वाइब्रेशन बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट साइकिल करने के, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, चूंकि ये टाइम है तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज सेकंड। उसके बाद आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट द पार्टिकल कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कि एक खास वक्त के हिस्से में या एक खास टाइम पीरियड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कितनी जो साइकिल्स है वो कंप्लीट करता है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज, HERT हर्ट्ज, और इसको HZ से डिनोट किया जाता है। अगेन, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम की एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसका जो वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से और इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ। ये बहुत आपके काम आने वाला इस बुक के अंदर, 10th ग्रेड के अंदर जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं इससे एसोसिएट, उसके अंदर ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे के उलट होती हैं। टी इज इक्वल टू 1/f
और इसके उलट हम इसको लिखे 1/f इज इक्वल टू 1/t। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे को उलट इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स ये फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन होता है। अच्छा जी, इस पिक्चर की तरफ बात भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बाकी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर जी जो नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन से कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस जो हम लेते हैं किसी भी लम्हे में, यानी कि वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है और किसी भी लम्हे में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी मूवमेंट पे हम उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि लंबाई का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर्स होगा, उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड इज मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। एक्सट्रीम पोजीशन मीन क्या? मीन पोजीशन से आप पेंडुलम को उठा के या किसी भी जो बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है आप उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठा के जहां तक ले जाके छोड़ोगे, जहां से वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ सफर शुरू कर दे, वो जो पोजीशन है, वो जो एक्सट्रीम है, वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन अ साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि उसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जहां तक वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जहां तक मैक्सिमम जाएगा वहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको एक्स नॉट से भी डिनोट किया जाता है और कई केसेस में इसको ए से भी जाहिर किया जाता है। अब चूंकि ये भी लंबाई है तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज आल्सो अ मीटर। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, वही जो हमने रिलेशन पीछे पढ़ा था। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ द टाइम पीरियड इज 20? इट शुड बी सेकंड, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड आना चाहिए। 20 सेकंड कि अगर आपके पास 20 सेकंड टाइम हो या मिनट्स है, सॉरी एमएस उन्होंने मिनट्स की सूरत में लिखा हुआ, आपके पास टाइम जो 20 मिनट्स है तो मिली सेकंड है, तो उसके बाद आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 0.02 सेकंड। तो अब इसके ये टाइम पीरियड टी दिया गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज 50 हर्ट्ज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक केस को, एक सिनेरियो को मद्देनजर रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो ये एक बॉल और बाउल सिस्टम है, बॉल ये है और इस गोलाई को हम बाउल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, आप फर्ज करें कि जब इस बॉल को उठाकर यहां पर लेके जाएंगे, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे, यहां से उठाकर इसको इस पोजीशन पर लेके आएंगे, यहां पर जब आप उसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसकी मोशन किस तरफ होगी? इस तरफ। किस वजह से होगी? दैट फोर्स which due to which this ball start moving to its equilibrium position is called restoring force। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इसकी रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि वो फोर्स है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगी, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कि जब आप इस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर ड्रॉप करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगी, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब जब बॉल यहां से मूव करते हुए अपनी मेन पोजीशन पर आएगी तो क्या ये मेन पोजीशन पर रुकेगी? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर न्यूटन का जो पहला लॉ हमने पढ़ा था, इनर्शिया, तो ड्यू टू इनर्शिया बॉल जो है अपनी दूसरी मेन पोजीशन पर, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी। अब जब यहां पर पहुंच जाएगी, अगेन ड्यू टू इनर्शिया एंड दिस पोजीशन, ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी और यहाँ फिर इनर्शिया की वजह से दोबारा एक्सट्रीम पे, और इस तरह ये बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेगी। द फोर्स विच इज ड्राइविंग दिस बॉल, जिस फोर्स की वजह से ये मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं FRES से। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इस रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में जो इस बॉल को मूव करवा रहा है। लेकिन इस फोर्स को का जो हम पहला रिलेशन देते हैं
दैट इज के वो जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी उस डिस्टेंस पे जिस पे इसको ले जाके छोड़ा गया है। देखें जी, यहाँ पर ये जो फोर्स यहाँ पे मेंशन की गई है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल कि आप इस बॉल को यहां से उठाकर यहां तक लेके आए, अगर आप इसका डिस्टेंस और बढ़ा देते तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा नहीं होगी? डेफिनेटली ज्यादा होगी। आप एक पेंडुलम है या कोई स्प्रिंग है, उसको जितना खींचेगा वो उतनी ज्यादा फोर्स से वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा। दैट मीन कि जितना ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट होगा या उसकी मेन पोजीशन से, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा उस मोशन के ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल आप इस बॉल को इस तरफ लेके गए हैं, मोशन आपने इस तरफ करवाई है, बट रिस्टोरिंग फोर्स को मूव किधर करवाएगी? इस तरफ। चूंकि ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती है, दैट इज व्हाई दिस माइनस इज हियर, कि ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के जिसको आप इसको मूव करवाने के लिए आगे लेके जाते हैं। सेकंड ये है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब दैट एक्सेलरेशन also depend upon that displacement from which this ball is moving। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ये वाला जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लेंगे तो वेलोसिटी में चेंज भी थोड़ा आएगा, अगर आप उसको ज्यादा हाइट से छोड़ेंगे तो वेलोसिटी में चेंज भी ज्यादा आएगा। सो द सेकंड जो कंडीशन बन रही है इस केस में कि एक्सेलरेशन भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये जो दो कंडीशंस हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वाइब्रेटरी मोशन या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अगर इन दो टर्म्स को पूरा करे तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। एनी ऑब्जेक्ट whose restoring force directly proportional to its displacement and the acceleration produced due to the restoring force is also directly proportional to the displacement, that motion will be referred as a simple harmonic motion। तो ये दो कंडीशंस जो है ये फुलफिल होनी चाहिए फॉर एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हम एक केस स्टडी पे आ जाते हैं। अब हम केस स्टडी क्या करते हैं जी, हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस जो है वो m है, और इसको हम इसकी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है जी, इस मीन पोजीशन से हमने एक डिस्टेंस x पर इसको ले जाके छोड़ा है। जब छोड़ेंगे तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसकी मीन पोजीशन की तरफ है, और जब ये इस मीन पोजीशन पर आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, आगे की तरफ चला जाएगा और दोबारा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसको ड्राइव करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बट अगेन ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव फर्दर। अब इस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी FRES, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। आज भी डिस्कस कर लिए कि आप इस स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे ऑब्वियसली उतनी ही फोर्स के साथ इस मैच को वापस लेके आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू के, और ये जो के होता है ये डिपेंड करता है स्टिफनेस पर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जो आप मटेरियल इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें इस पर डिपेंड करता है कि अगर सॉफ्ट है स्प्रिंग तो के की कीमत कम होगी, स्प्रिंग किसी हार्ड मटेरियल का है तो के की कीमत ज्यादा होगी। अब सेकेंडली हमने ये पढ़ा हुआ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F is equal to ma, we place this value ma to this equation, we will have ma is equal to minus kx। ओके जी, फर्दर इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। जब वैल्यूज को हमने पुट किया m is equal to minus kx, इसको रीअरेंज करेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा minus k over m is equal to x। अब यहाँ पे देखें k जो है इट्स अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के मटेरियल के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो अब मटेरियल तो सेम है, दैट मीन k इज कांस्टेंट। अगेन mass is also constant बिकॉज पूरे इस ऑसिलेशन के दौरान ब्लॉक तो वही रहा, ब्लॉक का mass चेंज नहीं हुआ, तो mass is again constant। तो अगर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है तो इस फैक्टर को अगर रिमूव करें तो वी हैव दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई जो हमने पहले बात की थी। नंबर वन, हमारे पास हमने ये कहा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स,
and again acceleration is also directly proportional to x. that means कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो हम रेफर कर सकते हैं कि ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इट इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें देखें उन्होंने कहा कि एक स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 40 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की वैल्यू, स्प्रिंग इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू दे दी गई है, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स जो एफ आर ई एस है वो आपने फाइंड आउट करना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट 55 सेंटीमीटर है, जिसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, दैट इज 0.55 मीटर, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, रिस्टोरिंग फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है इस रिलेशन के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इज इक्वल टू माइनस के ओवर एक्स, वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी 26.4 न्यूटन। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी, एक और इस तरह क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या, डिटरमिन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग डिस्प्लेस 1.5 मीटर विद द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगेन रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग की वो फाइंड आउट करनी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया है, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ मैस स्प्रिंग। ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम हमने ऊपर डिस्कस किया है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके टाइम पीरियड में हम, वैसे इन जनरल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बट इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम डिटरमिन करेंगे क्या वाकई होते हैं या नहीं होते। ओके जी, अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इनटू एक्स, और इस केस में मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो कांस्टेंट k की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। अच्छा जी, ये जो कांस्टेंट है वो ये होगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं यहाँ कांस्टेंट के अंदर, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें ये भी पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सेलरेशन इज माइनस के ओवर एम इज इक्वल टू एक्स, तो अब ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, चीजें कैंसिल आउट होंगी, टी स्क्वायर विल बिकम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम ओवर के। अब टी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे और हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद जो टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 पाई एम ओवर k. That means this is the time period of one oscillation of a mass spring system whose mass is equal to mk is the spring constant. कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैस स्प्रिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें किसी ब्लॉक का मास m है, तो उसकी जो एक ऑसिलेशन का टाइम होगा वो ये होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आप जो मास है m उस ब्लॉक का वो यहाँ पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास उस मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा। अब अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो एज वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, के फ्रीक्वेंसी जो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, तो आप इसका रेसिप्रोकल लें तो आप इसको उलट कर दें, 2 पाई 1 ओवर 2 पाई हो जाएगी, m ओवर k ओवर m हो जाएगा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मैस स्प्रिंग सिस्टम, उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी वो ये होगी। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं इन्हीं दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ अ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात हो, जो हमने आगे देखा था इस सूरत में, जो इस तरह स्प्रिंग हो उसके साथ ब्लॉक लगाओ, दिस इज द वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, एंड अगर कोई इस तरह का सेटअप हो तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने लिखा व्हाट इज द मास ऑफ वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम इफ इट ऑसिलेट विद द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड गिवन t की वैल्यू, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है जी, k है, k इज गिवन 20 न्यूटन पर मीटर, टाइम पीरियड इज गिवन 2 सेकंड, m हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला में पता t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k, और अंडर रूट खत्म करने के लिए हमने उसका स्क्वायर ले लिया, उसके बाद हम k की t की वैल्यूज को पुट करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2 किलोग्राम ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम हुज टाइम पीरियड इज गिवन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो दूसरी इसकी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पेंडुलम होता क्या है। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन दी गई है, अ सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय
a weightless inextendable string supported from fixed frictionless support। ये मैंने तीन चार चीजें जो है वो हाईलाइट की है कि जब आप एक पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम की बात करें, ये क्या होता है जी, एक पॉइंट मैस होता है जो एक वेटलेस इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग के साथ एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच हो, उसको हम एक सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम की जो फोर्स उस पर लगी होती है वो सिर्फ ग्रेविटी है कि उस पर लगने वाली फोर्स सिर्फ ग्रेविटी होती है और उसके वेट पर जो लगी होती है। और एक जो रियल पेंडुलम है उसको अब सिंपल पेंडुलम कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास एक रियल पेंडुलम, अब ऑब्वियसली बात है कि आइडियल चीजें तो कुछ भी नहीं होती, उनमें रियल फैक्टर कोई ना कोई ऐड होता है। तो आप जो एक रियल पेंडुलम की अप्रोक्सीमेशन लेंगे सिंपल पेंडुलम से, वो क्या होगी? बॉब इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ एल, जो उस पेंडुलम की लेंथ है उसकी निस्बत बॉब जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। सेकंड, mass of the string is much less than the bob's mass, कि जो उसकी स्ट्रिंग का mass है वो बहुत छोटा होना चाहिए as compared to the bob, जो आपने उसके नीचे वेट लगाया। and the chord of string remain straight and does not stretch। अगर ये तीन क्वालिटीज हो तो वो तकरीबन एक आइडियल पेंडुलम के करीब करीब आ जाता है। ओके जी, अब हम देख लेते हैं जनाब इस पेंडुलम की तरफ। अब इस पेंडुलम में, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जरा हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये वो स्पोर्ट है जी जिसके साथ पेंडुलम लटका हुआ, ये हमारे पास इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग है और उसके नीचे एक बॉब लटका हुआ है। बॉब का जो मास है वो m है, उसका वेट क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू mg। और वेट अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो स्ट्रिंग में एक टेंशन T जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस केस में जो उसका वेट और टेंशन आपस में बराबर है और बॉब जो है स्टैंड कर रहा है, बट जब हम इसको मूव करवाते हैं यहां तक लेके आते हैं, याद रखिएगा कि जहां तक मूव करवाते हो ये जो एंगल है इसको हम बहुत स्मॉल लेते हैं, थीटा मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि छोटे से एंगल के लिए। तो अब इस केस में क्या होगा, जो इसका वेट है ये, इस वेट के बन जाएंगे जी दो कंपोनेंट, दिस वन एंड दिस वन, ये दो कंपोनेंट्स इसके बन जाएंगे। एक का नाम हम दे देते हैं mg cos थीटा और दूसरे को हम दे देते हैं mg sin थीटा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इस पेंडुलम पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट हम ये देखें कि mg cos थीटा जो है, ये जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कंपोनेंट, इट विल बी कैंसल आउट बाय टेंशन T। हाउ? क्योंकि पेंडुलम में नीचे की तरफ तो मोशन नहीं हो रही, ना ऊपर की तरफ हो रही है, इसका मतलब है कि नीचे और ऊपर वाली फोर्सेस आपस में बराबर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। बट पेंडुलम डू मूव इन दिस डायरेक्शन, पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली ड्राइविंग फोर्स, पेंडुलम को मूव करवाने वाली जो सिर्फ फोर्स है वो mg sin थीटा है। mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जो उस पेंडुलम को इस तरफ को मूव करवा रहा है। So this will be the only component which is responsible for the motion of the pendulum in the direction of central equilibrium। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंगल्स के लिए, तो स्मॉल एंगल्स के लिए जो कर्व होती है इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। याद रखिए कि थीटा जब बहुत छोटा हो, तो ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, फॉर स्मॉल थीटा जो उसकी कर्व पाथ होती है हम उसको एज ए स्ट्रेट लाइन जो है कंसीडर करते हैं। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन एक ले लेते हैं। अब इस केस में अगर इसको स्ट्रेट लाइन ले तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल OPQ। इस OPQ में ये x है, ये लेंथ L है और ये वाली साइड क्या होगी? mg sin थीटा। अब इस केस में विच वन इज द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि किसकी वजह से पेंडुलम इस तरफ आ रहा है, वो हम बात कर चुके हैं mg sin थीटा। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अच्छा जी, अब उसके बाद एक ये रिस्टोरिंग फोर्स थी, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर, जो मैंने आगे आपको ट्रायंगल मेंशन की थी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करें, ट्रायंगल OPQ में sin थीटा किसकी इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दिस इज द परपेंडिकुलर दैट इज x एंड दिस इज द हाइपोटेनस दैट इज L। तो sin थीटा इज इक्वल टू x ओवर L। तो हम इस sin थीटा की वैल्यू को हम इस sin थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, ये sin थीटा की वैल्यू को हम इस जगह पे पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस
mg और sin थीटा की जगह पर आ जाएगा x/l। हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg/x/l। अब यहां पर देखें जरा गौर के साथ कि यहां पर हमने कहा है कि लेंथ जो है यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्ट्रिंग मस्ट बी अनस्ट्रेचेबल, दैट मीन l इज कांस्टेंट, mass also constant, g is also constant, क्योंकि mass भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जो कुव्वत है वो भी सेम रहेगी। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव करें तो f is directly proportional to minus x, first condition of simple harmonic motion is fulfilled। अब by न्यूटन सेकंड लॉ f is equal to ma, तो इस f की जगह पे हम ma प्लेस करेंगे, m से m कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है जी ये रिलेशन। अब इसमें देखें again g is constant, length is constant, so we can say a is direct proportional to minus x, second condition is also fulfilled, that means motion of a simple pendulum is also a simple harmonic motion, क्योंकि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों कंडीशन फुलफिल है, सो हम कह सकते हैं कि एक पेंडुलम की जो मोशन है दैट इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, यहाँ पर अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, determine the magnitude of restoring force for a pendulum bob of mass 100 gram that has been pulled to an angle of 10 degrees। एंगल एक गिवन है, मास गिवन है और उसकी फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स का फार्मूला पड़ा mg sin थीटा, मास इज गिवन, ग्रेविटी इज गिवन, एंगल इज गिवन, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.167 न्यूटन। ओके जी, अब हम फाइंड करेंगे कि उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। अब सिंपल पेंडुलम में एक ऑसिलेशन जो फाइंड आउट करने के लिए हम बात कर रहे हैं जी एक्सेलरेशन, ये हम पीछे फार्मूला देख चुके हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर रूट t स्क्वायर x, और इसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम के लिए हम एक्सेलरेशन ये भी निकाल चुके हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। अब यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है that mainly depend upon L because G is constant, gravity constant है, चेंज नहीं हो रही, 2 and pi also constant, this means कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पेंडुलम का जो टाइम, पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम चेंज करते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। होगा जी, फर्दर मूव करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप सिंपली इसको उलट दें तो आपके पास उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यूज गिवन है, आप सिंपल उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी डैम्पिंग। व्हाट इज द डैम्पिंग? पहले तो डैम्पिंग की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज एनी इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। कि कोई भी फैक्टर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेट करते हुए बॉडी का एम्पलीट्यूड कम कर दे उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। एनी फैक्टर, कोई भी चीज जो भी उसकी एम्पलीट्यूड को कम करे दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। अब पीछे जो हम केसेस पढ़ चुके हैं, आइडियलाइज तो ये है कि जब आप पेंडुलम या किसी भी वाइब्रेट करते हुए बॉडी को उसको डिस्प्लेस करते हैं सेंटर से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उसको कंटिन्यूसली मूव करते रहना चाहिए। बट इन द रियल सिचुएशन वी ऑल नो कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर का ड्रैग है, फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, ये वो सारी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके एम्पलीट्यूड को कम करते 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 उस बॉडी को रोक देते हैं। आम हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पेंडुलम को मूव करवाएं उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहां से जाकर उसको छोड़ें तो वो थोड़ी देर के बाद मोशन करता करता एक वक्त आएगा रुक जाएगा। उसकी वजह ये है एयर ड्रैग है और जो रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है वो उसको कम कर देती है, जिसको हम इस फिनोमेना को डैम्पिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इसी को हम डैम्पिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी गई है, जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं गाड़ियों के, उसमें आप देखते हैं कि एक कॉइल स्प्रिंग होता है और उसके अंदर एक पिस्टन जो है फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है। तो जब गाड़ी को झटका लगता है तो दो तरीके से इसकी डैम्पिंग को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। एक तो ये जो उसके अंदर पिस्टन लगा है ये फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड होता है, जैसे ऑयल उसके अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो उसकी फोर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सेकेंडली इसके ऊपर ये जो कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी उसकी रेजिस्टेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये एक अनडैम्प्ड जो है वो शॉक है। और लेकिन उसके बाद अगर हम उसको सिंगल फैक्टर लगाते हैं, सिर्फ पिस्टन लगाते हैं, उसके बाद हम उसको और स्मूथ कर लेते हैं अगर दोनों फैक्टर्स हो, पिस्टन भी हो, कॉइल स्प्रिंग भी हो। तो आप देख सकते हैं कि अनडैम्प्ड वेव कैसी है और डैम्प्ड कितनी स्मूथ है। इस वजह से जो गाड़ियों की राइड है वो स्मूथ होती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं वेव की, नेचुरल वेव्स एंड देयर टाइप्स, तो वेव को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का एक बर्तन ले, उसके अंदर एक पेंसिल है और पेंसिल को ऐसे तेजी के साथ डिप करें, यू विल सी कि सम वेव्स आर प्रोड्यूसिंग इन दैट टब। तो हमने उस समय क्या किया कि हमने पानी को उस टब के अंदर वो पेंसिल मार मार के उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा किया। दैट डिस्टर्बेंस इज नोन एज अ वेव। अब वेव के साथ अमूमन दो फीचर जो है वो एसोसिएट होते हैं। नंबर वन इज अ वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, कि वो डिस्टर्बेंस ऐसी है जो पूरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप पानी के टब के अंदर इस तरह पेंसिल डबोएंगे, पेंसिल को ऐसे बार बार डिप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पे आप पेंसिल डिप करें वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा होती है और ये डिस्टर्बेंस थ्रू आउट द टब वो जो है मूव करती है। इसको हम वेव को ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस कहते हैं। उसका वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, के वेव जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी को कैरी करती है, यानी कि वेव्स के साथ एनर्जी जो मूव करती है। उसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपने पेंसिल मारना शुरू किया टब के अंदर, रास्ते में आपने एक कॉर्क रखा हुआ, ये वेव है जी, ये वाली। ये वेव ने जब मूव किया, अब ये सेंटर लाइन का मतलब ये पोजीशन ऑफ द कॉर्क। अब जब वेव उसको हिट करती है कॉर्क को, यू कैन सी कॉर्क की पोजीशन जो है वो बदल रही है, बट जो उसकी लोकेशन है वो वही, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है बट लोकेशन जो है उसकी सेम टू सेम है। इट मींस कि जो वेव है वो एनर्जी लेके गई है, उससे सिर्फ एनर्जी उसको दिया, बट मीडियम स्टे देयर, मीडियम मूव नहीं कर रहा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जा रही है। तो अब इसमें यहां पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, विद द मैटर एंड विदाउट द मैटर। यानी कि आप एनर्जी को मैटर के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल लेते हैं, आप बॉल को किसी शीशे के ऊपर मारते हैं तो शीशा टूट जाता है। अब हुआ क्या कि आपकी जो एनर्जी, आपके हाथ की जो एनर्जी है वो बॉल के साथ ट्रेवल की है, यानी कि मैटर जो है वो एनर्जी को साथ लेके गया है। बट अगर पानी के अंदर, पानी के इस केस में जो हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर पानी अपनी जगह पर ही है, मीडियम अपनी जगह पर है, बट एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा चौथे को एनर्जी ट्रांसफर कर, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी, इस तरह की जो एनर्जी शिफ्टिंग है उसको हम विदाउट मैटर एनर्जी शिफ्टिंग कहते हैं। तो वेव्स जो है वो विदाउट मैटर जो है एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल आप इस सूरत में भी देख सकते हैं कि अगर आप अपने एक दोस्त के हाथ में रस्सी दे दें, एक अपने हाथ में पकड़ के अब उसको ऐसे जर्क दें, तो आप देखेंगे कि आप वहीं पर हैं, रस्सी भी वहीं पर है, बट एनर्जी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम योर हैंड टू योर फ्रेंड्स हैंड। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो ट्रेवल कर रही है। अच्छा जी, अब इसी बेस पे, इसकी जो मोशन के बेस पे हम वेव्स की दो टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो टाइप्स हैं वेव की बेसिक। मैकेनिकल वेव क्या होती है? द वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव। यानी कि ऐसी वेव जो मटेरियल पार्टिकल से मूव हो, जैसे वाटर वेव्स थी, वो रस्सी के अंदर जो वेव थी, यानी कि कोई ना कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है जिसके अंदर वो वेव ट्रैवल करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी वजह से बनती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एज देयर नेम इज सजेस्टिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देखें, ये ब्लू कलर वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड कलर इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे के इस तरफ परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। इस तरह की वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इन वेव्स को गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे सूरज से हम तक रोशनी आ रही है, अब दरमियान में स्पेस है, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आती हैं, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके जी, अब फर्दर जो है जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है उनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं।
ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है in which the disturbance occurs perpendicular to the direction of the motion of the wave, कि ऐसी वेव है जिसमें जो डिस्टर्बेंस है वो जिधर वेव जा रही है डिस्टर्बेंस भी उधर ही उसके परपेंडिकुलर जा रही है। अब उसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल ये आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग है, इसको आपने किसी दीवार के साथ बांध के इसको झटका दिया। अब देखिए कि वेव के पार्टिकल किधर जा रहे हैं, ये भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, और वेव किधर जा रही है, इस तरफ। अब पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर वेव इस तरफ जा रही, पार्टिकल ऊपर और नीचे जा रहे हैं। मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल्स की मोशन हो तो हम इसको ट्रांसफर वेव कहते हैं। इसमें जो सेंट्रल लाइन से ऊपर पार्टिकल्स हो उनको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो सेंट्रल पार्टिकल से नीचे हो उनको हम ट्रफ कहते हैं। ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से जितने ऊपर होंगे जो ये वेव ये बम्प ऊपर की तरफ बन रहा है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो ये बम्प नीचे की तरफ बन रहे हैं कि जो पार्टिकल नीचे वाली साइड पे होंगे उनको ट्रफ कहते हैं। ये दोनों पार्ट मिलकर ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं। ओके जी, फर्दर हम देख लेते हैं जनाब दूसरी जो इसकी टाइप है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। What is a longitudinal wave? A longitudinal wave is one in which the disturbance occurs parallel to the line of travel of the wave. उसमें क्या था, perpendicular, जो particles हैं वो perpendicular to the direction of the propagation of wave होते हैं। यहाँ पर the particle of the medium are parallel to the direction of the propagation of the wave। इस केस में देखें, अब यहाँ पर आप क्या कहने, पहले हमने स्प्रिंग को ऐसे मूव करवाया था, अब आप स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। स्प्रिंग पकड़ते उसको ऐसे ऐसे मूव करवाएं। अब जब ऐसे ऐसे मूव करवाने से क्या होगा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो छल्ले जो हैं करीब हो जाएंगे, कुछ जो है वो खुले हो जाएंगे, कुछ करीब हो जाएंगे, कुछ जो है वो खुले हो जाएंगे। अब पार्टिकल किधर मूव करें, ऐसे ऐसे, और वेव भी किधर जा रही है, ऐसे। तो पार्टिकल्स एंड वेव्स आर पैरेलल एंड दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस केस में जिस हिस्सों में पार्टिकल वेव के पार्टिकल जब वो इकट्ठे हैं करीब में उनको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जिन जगहों पर ये पार्टिकल्स के छल्ले जो हैं वो दूर दूर हैं उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ मिलकर वेव बनाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये मिलकर वेव बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो एसोसिएट होती हैं वेव्स की कैलकुलेशन के वक्त, कि जब हम वेव्स की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन सी या वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर द वेव पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। के दो पैटर्न्स, वेव के वो दो पैटर्न्स जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसको वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेव में आप देखें कि ये वेव का एक हिस्सा है और यहां पे जाके देखिए वेव खुद को फिर रिप्रोड्यूस कर रही है, यानी कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न एक दूसरे जैसे ही, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो दो जो वेव के सिमिलर पैटर्न है जहां पर वेव खुद को रिप्रोड्यूस कर रही है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस, तो कंसेक्टिव क्रस्ट या कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके जी, सेकंड जो इसका पैरामीटर है दैट इज एम्पलीट्यूड। इसको एक्स नॉट से भी डिनोट किया जाता है, ए से भी डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये वेव है। अब इस सूरत हाल में क्या हो रहा है कि सेंट्रल पॉइंट से जो मैक्सिमम पॉइंट तक का फासला है ये वाला, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस तरह नीचे भी ये वाला, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। जैसे हमने पीछे पेंडुलम वाले में भी पढ़ा था कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा, इसमें जो वेवलेंथ है ये भी लेंथ का यूनिट, लेंथ की ही मेजरमेंट है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। एम्पलीट्यूड भी लेंथ की ही मेजरमेंट है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी वेव साइकिल के बारे में। व्हाट इज अ वेव साइकिल? As a wave passes a given point along its path, the point undergoes cyclic motion. The point is displayed first in one direction and then in the other direction. Finally, the point returns to its equilibrium position, hereby completing a cycle.
वो कह रहे हैं जी फर्ज करें आप एक वेव के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, तो जब वेव मूव करेगी तो क्या होता है जी, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये उसका ऊपर से नीचे, नीचे से वापस ऊपर आने के दौरान ये जो एक पैटर्न है ये वाला, इसको हम वेव कहते हैं, एक वेव साइकिल कहते हैं, जिसमें पार्टिकल जो है वो एक अपसाइड और एक डाउन साइड जो रोटेशन है वो कंप्लीट करता है, उसको हम वेव साइकिल कहते हैं। उसके बाद ये आ जाती है फ्रीक्वेंसी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम, कि एक खास पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। फॉर एग्जांपल इस वेव के अंदर आप देखें आगे में कितनी वेव्स हैं, यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3, तो अगर हम ये कहें कि यहां से लेकर एक वेव यहां एक सेकंड में ये इतनी वेव्स एक पॉइंट में से गुजर जाती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 3 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में एक पॉइंट में से कितनी वेव्स गुजर सकती है, दैट इज कॉल्ड वेव्स, और उसको हम n/t यानी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम के साथ डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बार टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है जी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव साइकिल टू पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, कि एक वेव को किसी एक पॉइंट से गुजरने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से नोट करते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि टाइम एंड वेव जो है वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास वेव स्पीड। अब जनाब वेव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। जैसे कि हम स्पीड का अमूमन स्पीड की डेफिनेशन करते हैं कि पर यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, हम उसको कहते हैं उसकी स्पीड होगी। सेम इज द केस विद द वेव, कि एक वेव जो है वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। इट विल बी इक्वल टू मैथमेटिकली v इज इक्वल टू डेल्टा s और डेल्टा t, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम के अंदर। अच्छा जी, लुक केयरफुली, इससे जो फार्मूला ड्राइव होगा उसके आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अब जो वेव डिस्टेंस कवर करती है, जो वेव डिस्टेंस कवर करती है, फॉर एग्जांपल ये वेव है जी, इस पॉइंट में से गुजरी है, तो अब इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो एक पॉइंट में से ये जो एक वेव गुजरेगी तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, लैम्डा। दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज लैम्डा, और टाइम इज टाइम पीरियड। तो इसको हम लिखें तो वेव जो वेव स्पीड का फार्मूला बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। अब हमें ये पता है कि f इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पर 1/t की जब हम f लिख दे तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू f लैम्डा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कॉल्ड यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। इसी इक्वेशन के थ्रू जो आप न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा जो रिलेशनशिप देता है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान। तो अगर इन तीन चीजों में से कोई सी दो चीजें आपको गिवन हो तो तीसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे ये कह रहे हैं स्टूडेंट वाइब्रेट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, फ्रीक्वेंसी आ गई 2.6 हर्ट्ज, दिस प्रोड्यूसेस अ वेव विद अ वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा आ गई हमारे पास, स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास v ओवर f लैम्डा, तो वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो उसकी स्पीड ऑफ द वेव है वो आ जाएगी। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की तरफ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव समझने के लिए आपको एक डिवाइस के बारे में समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है, एक ऐसी अरेंजमेंट्स है जो वेव की प्रॉपर्टीज को, वेव की जो प्रॉपर्टीज है उनको समझने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी जरा कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है एक रिपल टैंक की। हम स्टार्ट करते हैं जी इसके इस टेबल के ऊपर से। ये जो आपको बॉक्स मैंने हाईलाइट किया है, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसकी लेंथ होती है जी 1 मीटर। 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका ये जो बेस है, ये नीचे वाला बेस, ये बना होता है जी शीशे का, और इसके ऊपर हमने पानी रखा होता है, और इसके किनारे होते हैं, और इसके अंदर हम पानी छोड़ देते हैं। 1 मीटर इसकी लेंथ है और शीशे की बेस होती है। इसके ऊपर लगा होता है जी बल्ब, लाइट। जब लाइट फॉल करती है वो शीशे के पर्दे के जरिए ये नीचे जो है वो आपकी ये स्क्रीन लगी हुई है, प्रोजेक्टर है, तो जब लाइट इसमें से पास करेगी तो यहाँ पर साया बन जाएगा, वेव्स का पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है इसके आगे लगा होता है जी एक वाइब्रेटर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब वाइब्रेटर क्या करता है, वो पानी की सतह के साथ ऐसे टच होता है। जब वो मोटर चलाते हैं तो वो ऐसे ऐसे पानी की सतह को हिट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं,
और जब वो वेव्स यहाँ प्रोड्यूस होती है, ये लाइट उस पर पड़ती है, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की सूरत में हमें यहाँ पे वेव का पैटर्न नजर आता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें एक लंबा रॉड की तरह भी होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट वेव्स पैदा होती हैं, और एक सर्कुलर भी होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम रिपल टैंक कहते हैं, और ये रिपल टैंक इस्तेमाल होता है वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए। अब जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करने पहले ये दो तीन चीजें और समझने वाली हैं। पहला है जी वेव फ्रंट, वो पॉइंट जहां से वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। और जब ये ज्यादा फासले पर चली जाए, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है, जैसे समंदर के किनारे पर होती है, तो ये स्ट्रेट वेव फ्रंट बन जाते हैं। और अगर हम इस एक वेव फ्रंट को डिनोट करने के लिए सिर्फ एक एरो हेड के साथ एक लाइन लगा दें, तो इसको हम रे कहते हैं। ये एक रे कहलाती है, यानी कि एक वेव फ्रंट को हम सिंपल एक रे से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब इसमें देखें हमने किया क्या है कि यहां से वेव्स आ रही है, उसके रास्ते में हमने एक जो ऑब्स्टिकल है वो रख दिया। अब जो वेव्स इसके साथ आके टकराती हैं, तो इससे टकराने के बाद वो वेव्स वैसे ही वापस टर्न हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि जब वेव्स किसी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं तो वैसे ही वापस हो जाती हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस ऑब्स्टिकल को थोड़ा सा एंगल के साथ बनाते हैं, तो जब ये वेव्स इसके साथ आकर टकराएंगी तो वो एक एंगल में रिटर्न होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उनका रिटर्न होने का एंगल बन रहा है। अगर स्ट्रेट टकराएंगी तो उसी तरह बाउंस बैक हो जाएंगी, बट अगर थोड़ा सा उसके एंगल बना कर रख दें तो रिफ्लेक्शन जो है एक सर्टेन एंगल पर होगी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। उसके बाद जो सेकंड फिनोमेना है उसमें हम क्या करते हैं, वो सेकंड फिनोमेना कहलाता है जी रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है जी? रिफ्रैक्शन ये होता है कि वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है जी? चेंज हो जाती है। अब वाटर के अंदर हम पानी के अंदर वेव्स पैदा कर रहे हैं, तो पानी से वेव्स को निकाल कर दूसरे मीडियम में कैसे लेके जाए? तो ये तो नहीं हो सकता कि पानी से वेव जो है वो किसी और मीडियम में चले जाए। तो फिर ये चेंज ऑफ मीडियम कैसे आता है? वो मीडियम में चेंज इस तरह से आता है कि एक जगह पे शैलो वाटर होता है, दूसरी तरफ डीप होता है। यानी कि हमें एक साइड पे जरा कोई चीज रख के पानी की जो गहराई है वो कम कर देते हैं, दूसरी साइड पे पानी की गहराई ज्यादा है, तो मीडियम डेप्थ चेंज हो गई है। तो शैलो वाटर से जब पानी जाएगा डीप वाटर्स में, तो यू कैन सी कि यहाँ पर उसकी स्पीड तेज थी, डीप वाटर में जाकर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम इज द केस विद द वेवलेंथ, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसकी स्पीड के साथ। अगर स्पीड कम होगी है तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। इस तरह से जो पानी लाइटर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएंगे स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और साथ में थोड़ा सा पाथ भी चेंज हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा और जो लास्ट फिनोमेना है दैट इज नोन एज डायफ्रैक्शन। उसको हम क्या कहते हैं जी? डायफ्रैक्शन। अब उसमें होता क्या है कि जब वेव किसी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं, उसके अंदर से गुजरती है ऑब्स्टिकल, तो उसके किनारों से मुड़ जाती है। या आप उसको किनारे नजर आ रहे हैं, और देखिए किनारों से वो क्या होगी? टर्न होगी, बेंड होगी। और अगर आप इस स्लिट का डिस्टेंस बढ़ा दें, आप देख सकते हैं कि अगेन किनारों से वो टर्न नहीं हो रही है, किनारों से वो मुड़ रही है। इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। सो दैट्स इट। ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने वेव्स का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, और उसके अलावा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज a transfer wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is colored red as 1 second of the wave passes by. What is the total distance traveled by the red spot? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब वेव गुजरती है तो वो एक ए यानी कि अपर जो उसका एम्पलीट्यूड है ए, और फिर नीचे वाला एम्पलीट्यूड ए, यानी कि 2a, एक कंप्लीट वेव में जो एक स्पॉट होगा वो 2a डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। Which of the following does not affect the period of the mass spring system? तो mass spring constant amplitude of vibration, तो एक्चुअली ये सभी उसको अफेक्ट करेंगे। सो डी इज द राइट ऑप्शन।
Then an object of mass m oscillate on the end of a spring that double the period replace the object with, के अगर आप टाइम पीरियड डबल करना चाहते हैं तो आपको मैस कितना बढ़ाना पड़ेगा। एज वी नो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो मैस था वो अंडर रूट एम था, एम के अंडर रूट में, तो अगर आप इसको 4 गुना करेंगे तो ये बाहर आकर डबल होगा, तो यहाँ पे आपको 4m करना पड़ेगा, देन आप इसको 2m बाहर दे सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कार माउंटेड ऑन अ शॉक अब्जॉर्बर इज लाइक अ मास ऑन अ स्प्रिंग इफ वी इग्नोर डैम्पिंग हाउ विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन चेंज इफ पैसेंजर एंड हैवी लोड आर एडेड टू द कार, द फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा, ये वो कह रहे हैं एक कार जो मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह है, तो अगर आप उस पर लोड ज्यादा कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली उनकी फ्रीक्वेंसी जो वो डिक्रीज हो जाएगी। इफ द पेंडुलम कंप्लीट एग्जैक्टली 12 साइकिल इन 2.0 मिनट्स व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 12 साइकिल 20 मिनट्स 2 मिनट में वो कवर करता है, तो उसमें आप कितना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी पेंडुलम की। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकेंड्स होते हैं और डिवाइडेड बाय 12 साइकिल, तो आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास 0.1 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। A certain pendulum has an iron bob. When the iron bob is replaced with the lead bob, the same size, its time period will be. अब जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है that is equal to t is equal to 2 pi l over g। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है, मैस पे नहीं। तो अगर हम मैस बदलते भी रहेंगे तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका वही रहेगा, जो टाइम पीरियड है वो वही रहेगा। अ वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी बट नॉट मैटर, मैटर बट नॉट, तो ये असल में एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल, के एजेस से जो वेव की बेंडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डायफ्रैक्शन, उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।